नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आपके सामने एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ उपस्थित हूं। इस चेहरे को आप पहचानते हैं। ये वही चेहरा है जिसे आज से 6 साल पहले दिल्ली का दरिंदा कहा गया था। ये वही चेहरा है जिसे उस आरोप के लिए आरोपी बना दिया गया था जिसे उसने किया ही नहीं था। ये वही चेहरा है जिसे कई सालों तक उस पीड़ा से गुजरना पड़ा था जिसमें बेइज्जती थी, बदनामी थी, जिसमें माता पिता की खराब होती तबीयत थी, अपनी छूटती हुई नौकरी थी, अपने छूटते हुए दोस्त थे, अपने टूटते हुए सपने थे। ये वही चेहरा है। ये है सरबजीत, वो सरबजीत जिन्हें साल 2015 में ये कहकर आरोपी बना दिया गया था, तिलक नगर का सरबजीत, जिसे कहा गया कि छेड़खानी की गई। जसलीन कौर नाम की लड़की ने पूरी तरह से सरबजीत को ट्रैप कर दिया था और ये कहा था कि सरबजीत ने उनके साथ बदसलूकी की, सड़क पर बदतमीजी की और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 4 सालों तक पूरी तरह से सरबजीत इस आरोप को अपने साथ झेलते रहे, लेकिन अंततः 2019 में उन्हें बेकसूर कहा गया कोर्ट की तरफ से। जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो निराधार थे, लेकिन इन 4 सालों के दौरान सरबजीत की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज सरबजीत एक बदली हुई जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस बदली हुई जिंदगी में कहीं पर अगर निराशा थी तो अब खुशी है। सरबजीत अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं और शादी के बंधन में बंधने के बाद उन्होंने सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद दिया, क्योंकि जब तमाम मीडिया चैनल्स सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा करार दे रहे थे तो मात्र सुदर्शन न्यूज ही एक ऐसा चैनल था जो सरबजीत के साथ डटा हुआ था, खड़ा हुआ था, उनके साथ सच की लड़ाई लड़ रहा था। अंततः सरबजीत को जीत तो मिल गई है, लेकिन इस जीत के पीछे कितने कष्ट रहे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां रहीं जिन्होंने सरबजीत की जिंदगी बदल दी, आज उन तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में ये जो फॉल्स फेमिनिज्म की कहानी लिखी जाती है वो किस तरीके से कई पुरुषों के लिए नासूर साबित हो रही है। हमारे साथ इस वक्त 2 विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं जाने माने सोशल एक्टिविस्ट बरखत रेहान जी का और स्वागत करती हूं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट संदीप मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में हमारे साथ खुद सरबजीत भी जुड़ेंगे। उनकी नई शादी हुई है, उनकी नई नवेली धर्मपत्नी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बरखा आप लगातार ऐसे मुद्दों से 2-4 होती रही हैं, ये जो मैंने शुरू में ही कहा, ये फॉल्स फेमिनिज्म जो है वो कई पुरुषों के जीवन को तबाह कर रहा है और सरबजीत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बरखा, योर फर्स्ट कमेंट। सही कहा आपने लावनी जी। सूडो फेमिनिज्म जो है हमारे देश में बहुत बढ़ चुकी है और उसका शिकार बहुत सारे इनोसेंट मेन हो रहे हैं, बहुत सारे बेकसूर पुरुष जिनकी डिग्निटी, जिनकी जॉब, जिनका गोल्डन ईयर्स सब बर्बाद हो रहा है। जब हम बात करते हैं न्यू इंडिया की, तो न्यू इंडिया में सभी सुरक्षित रहने चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं फर्जी केस में पुरुषों को फंसा देती हैं, लेकिन उनकी तरफ की बात कोई सुनता नहीं। सिमिलरली सरबजीत जैसा ही केस है, ऐसे हजारों है मेरे पास। तो मैं तो सुबह से शाम तक आपको नाम बताती रहूंगी, आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगी। लेकिन सरबजीत का मामला ही लेते, रेड लाइट, तिलक नगर की रेड लाइट, बहुत बिजी रेड लाइट है और वहां पे हमेशा 100 लोगों के ऊपर लोग होते हैं। जिस दिन का ये हादसा है उस दिन मोटरसाइकिल पे सरबजीत बैठे थे। अब बताइए मोटरसाइकिल पे बैठ के कैसे छेड़खानी हो जाती है लड़की की। अब लड़की ने सोचा कि 2 मिनट्स फेम कैसे कमाई जाए, उन्होंने जाकर के फेसबुक पे ये सब लिख दिया। और हमारी जो पुलिस है वो कितनी सक्षम है, क्रिमिनल्स को तो पकड़ नहीं पाती, दंगइयों को पकड़ नहीं पा रही है, रेपिस्ट को पकड़ नहीं पा रही, मर्डरर्स को पकड़ नहीं पा रही, जो देश बेचने लगे हैं उनको पकड़ नहीं पा रही, जो नुपुर शर्मा जैसे लोगों को थ्रेट्स दे रहे हैं उन्हें पकड़ नहीं पा रही। लेकिन यहाँ सरबजीत के घर पहुंच जाती है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक लड़की कुछ भी बोल देगी, उसके ऊपर हम यकीन मान लेंगे। जो 100 लोग वहां खड़े हैं उनकी कोई बात नहीं सुनवाई होगी। तो मीडिया ने इस लड़के को बेफिजूल के, कोई दोष नहीं था इसका, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको दरिंदा बना दिया, दिल्ली का दरिंदा, जो कि कितना गलत है। क्या आप मुझे सुन पा रही है लावनी जी? बिल्कुल बिल्कुल बरखा, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो इनको दिल्ली का दरिंदा बना दिया गया। इतना दुर्भाग्य है हमारे देश का
कि ये नौजवान लड़के, जो ये पीढ़ी काम करने के लिए उतरी हुई है, ये देश में काम करने के लिए आए हैं, हर बंदे की अपनी फैमिली है, उनके माता पिता हैं, उनकी खुद की लाइफ है, वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ऐसा केस जब लग जाता है, जॉब चली जाती है, आपका पूरा फ्यूचर डार्क हो जाता है, आपके माता पिता बीमार हो जाते हैं। अब मैं कहने, बहुत दुख भरी कहानी है, सरबजीत के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, उसकी जॉब में बहुत मुश्किल आ गई थी। अब देखिए इतने सालों में बाद वो अपने आप को सेटल कर पाता है, लेकिन ऐसे कितने लड़के हैं जो इस में डटे रहते हैं, जो केस लड़ते रहते। मुझे याद है पहले दिन मैं सरबजीत के घर गई थी, पहले दिन मैंने उससे ये बात करी, और उनसे बात करने के बाद हमने उनका पूरा साथ दिया। उन्हें बार बार, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी टाइम्स नाउ का, बार बार टाइम्स नाउ मजबूर कर रहा था सॉरी बोलने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए। अपोलोजाइज क्यों करना है, क्यों करवाना है एक लड़के से अपोलोजाइज, उसको पर्वर्ट क्यों कहा एक्चुअली गया? क्या है ना कि हमारे यहाँ उसे पर्वर्ट बरका बार-बार बिल्कुल हम कहा धीरे गया। धीरे आगे बढ़ेंगे, कहा गया बहुत सारी उसको, बातें उसकी करेंगे। गलती क्या दरअसल थी? होता क्या है कि उसकी हमारे गलती समाज सिर्फ में ये एक कि वो नजरिया बन लड़का गया है, है। बिल्कुल एक क्या? नजरिया बन गया है कि पुरुष ही महिलाओं को ज्यादती करते हैं और तमाम तरीके से परेशान करते हैं, लेकिन ये नजरिया बदलने की भी जरूरत है। मैं संदीप जी का एक कमेंट पहले ले लेती हूँ, अभी बरका मैं फिर आपके पास आती हूँ, क्योंकि हमारे साथ वो दो विशेष अतिथि भी जुड़ चुके हैं जिनको खास तौर से जिनके लिए हमने आज एक कार्यक्रम रखा है। लेकिन संदीप जी, क्योंकि होता ये है कि ऐसी एक नहीं, ऐसे अगर ढूंढने पर आ जाएं तो पूरे देश में लाखों ऐसे केसेस निकल आएंगे जिनमें लड़का बेकसूर होता है, लेकिन इसलिए लड़के को दोषी करार दे दिया जाता है क्योंकि वो लड़का है, क्योंकि वो पुरुष है। और जब ऐसे केसेस का ट्रायल होता है तो कई बार हम देखते हैं जिन्होंने आरोप लगाया होता है वो कानून का सामना करने से कतराते हैं, डरते हैं। संदीप। लवनी जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ हमारी कानूनी प्रक्रिया ऐसी है, या ये कहें कि वर्षों से जो अत्याचार महिलाओं पे हुए हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने ऐसे कानून बनाए जो कि महिलाओं को संरक्षण दे, सुरक्षा दे और उनके अंदर बराबरी का भाव लाए। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ है और आज भी हो रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने बैठी हुई बरखा त्रेहान है, जो इसके लिए हमेशा से काम कर रही हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ साल पहले देश के चीफ जस्टिस के ऊपर भी आरोप लग गया था, और फिर उनके लिए दिल्ली के अधिवक्ताओं ने जाकर के इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी किया था, जस्टिस फॉर चीफ जस्टिस। तो इस तरह के आरोपों से देश का चीफ जस्टिस भी नहीं बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही कोई आरोप महिला के विरुद्ध लगता है, मीडिया उसे लपक लेता है, बिना सत्य को परखे हुए, अपने लेवल पे बिना कोई होमवर्क किए हुए उस मैटर को पकड़ लेता है और इतना सेंसिटाइज कर देता है उस संदीप जी, मैटर को। होता ये है ना कि जो इस देश की दूसरी मीडिया है उनको टीआरपी का मसाला चाहिए होता है। और सुदर्शन न्यूज, मैं सुदर्शन न्यूज को इसलिए यहाँ पर कोट करना चाहूंगी क्योंकि हमारा वो मंच है जो टीआरपी के मसाले में नहीं फंसता, जो सच है उसके साथ खड़ा होता है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए। जो सच्चा है उसके साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और सरबजीत के साथ भी हमने ऐसा ही किया। अब क्योंकि सरबजीत भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने वो कहानी रखनी जरूरी हो जाती है, वो पूरा का पूरा प्रकरण रखना जरूरी हो जाता है जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी, सरबजीत की पूरी जिंदगी बदल दी। और सरबजीत के लिए ये अग्नि परीक्षा कैसी रही, एक छोटी सी रिपोर्ट और फिर उसके बाद सीधे सरबजीत से आपकी मुलाकात। भारत में नारी की पूजा होती है। नारी शक्ति का, ज्ञान का, ममता का प्रतीक है। लेकिन जब वही नारी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष पुरुष का शोषण करने लगे तो पूरे समाज में नारी की गरिमा को ग्रहण लगता है। विडंबना तो यह है कि हमारे हाईटेक समाज में बिना तथ्य जाने उस आदमी को सोशल मीडिया पर अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ऐसी ही एक कहानी सरबजीत सिंह की है, जिन्हें 4 साल तक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तिलक नगर का सरबजीत सिंह, शायद ये नाम आपको याद ही ना हो। ये वही सरबजीत है जिसको केजरीवाल समेत पूरी दिल्ली ने बिना सोचे समझे दिल्ली का दरिंदा कहा था। उसकी गलती बस इतनी थी कि जसलीन कौर के कहने पर सरबजीत ने ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई।
जसलीन कौर ने सरबजीत सिंह पर उत्पीड़न, अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ के कई आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, जसलीन अपने जान पहचान का फायदा उठाते हुए अपनी झूठी कहानी को खूब वायरल किया। सोशल मीडिया पर जसलीन की झूठी कहानी को सच मानकर उसे दिल्ली का दरिंदा कहा जाने लगा। लगभग सभी मीडिया चैनल ने एक विकृत और अपराधी के रूप में सरबजीत को दिखाया। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जसलीन के पोस्ट को बिना सोचे समझे, बिना उसकी सत्यता परखे धड़ल्ले से बस शेयर किया। इससे लोगों के मन में सरबजीत के प्रति एक विकृत छवि बनी। सरबजीत को नौकरी से निकाल दिया गया। उनका घर से निकलना दूभर हो गया। जान पहचान के लोग भी साथ छोड़ गए। मेट्रो के अंदर लोगों के ताने सुनने पड़ते। सरबजीत और उसके परिवार वालों के लिए मुंह छिपाने की नौबत आ गई। हालात ऐसे देख पिताजी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। सारी मीडिया ने सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा कहा था, लेकिन एकमात्र सुदर्शन न्यूज सरबजीत के साथ खड़ी रही और उनके न्याय की लड़ाई में सुदर्शन न्यूज सरबजीत की आवाज बनी। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। 4 साल के बाद सरबजीत को कोर्ट ने भी बाइज्जत बरी किया और उसे निर्दोष बताया। कोर्ट से बाहर आते ही सरबजीत ने कहा, माय नेम इज सरबजीत सिंह बेदी, आई एम नॉट दिल्ली का दरिंदा। सुदर्शन न्यूज आज यही सवाल कर रहा है, सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा कहने वाली मीडिया आखिर चुप क्यों है? तो सवाल यही है कि सरबजीत को जब आरोप उन पर लगाया गया तो बहुत तेजी के साथ उन्हें आरोपी भी बना दिया गया, दिल्ली का दरिंदा भी करार दे दिया गया। 4 सालों तक इस टैगलाइन को सरबजीत अपने साथ ढोते रहे, लेकिन जब कानूनी दहलीज से ही सरबजीत को निर्दोष साबित किया गया, जब उन्हें बरी कर दिया गया, तो वो मीडिया चुप क्यों रही? आज जब सरबजीत की जिंदगी बदल चुकी है, तब वो मीडिया चुप क्यों है? आज इसीलिए हम सरबजीत के सच को एक बार फिर से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और बिना समय गवाए अब सीधे मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त खुद सरबजीत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ उनकी पत्नी श्रीमती मृदुबाला भी जुड़ चुकी हैं। मृदु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आप दोनों को सबसे पहले आपके नए जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सुदर्शन परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। सरबजीत जी, बहुत सारी देखी कहानियां तो अब सबने देखी। मेरा सीधा सवाल होगा, कितनी बदली जिंदगी, कितना कुछ बदल गया? जिंदगी मैम पूरी ही बदल गई। लोगों की समझ पहले थोड़ी बहुत थी, अब प्रॉपर तरीके से पता चल गई कि लोगों की एक्चुअली इमेज होती क्या है, उनकी सोच क्या होती है। मतलब लोग कैसे पासा पलटते हैं, अपना एक दूसरा चेहरा दिखाते हैं, चाहे वो बाहर का इंसान हो चाहे वो घर का इंसान हो। तो अब इतनी समझ आ गई है कि मुझे लगता है कि मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि मुझे दुनिया की समझ आ गई है सारी। बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी। जी मैम। आज तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सरबजीत के चेहरे पर आज खुशी है, आज रौनक है, लेकिन मुझे याद है वो चेहरा भी जो आज से 6 साल पहले था। शून्य में चले जाते थे जब आपसे कुछ सवाल पूछे जाते थे आपसे। तो मैम शून्य ही नज़र आता है जब कहने को कुछ नहीं होता। जब कोई क्वेश्चन पुट करता है तो वो चीज़ें सारी रिकॉल होती हैं कि मुझे कैसे पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था, कैसे मास्क पहनाया, कैसे पापा की तबीयत ख़राब हुई, एंड मोमेंट पे उनको हॉस्पिटल लेके गए, वो बच गए। तो सारी चीज़ें ना रिकॉल होती हैं, फिर इंसान उसी टाइम में वापस चला जाता है। 4 सालों तक एक टैगलाइन लगी रहती है। 4 सालों तक बहुत सारे सवाल होते होंगे, पड़ोसियों का व्यवहार, दोस्तों का व्यवहार, खुद रिश्तेदारों का व्यवहार, क्या कुछ झेलना पड़ा आज? क्योंकि आप एक उदाहरण हैं। एक बार फिर से इस देश में, मैं अभी संदीप जी भी हैं, उनसे ही पूछूंगी कि कई बार हम कानून के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि अगर देर से न्याय होता है तो वो न्याय नहीं कहा जाता, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो इन 4 सालों में जो आपके साथ, जब वो टैगलाइन जुड़ी हुई थी दिल्ली का दरिंदा, उन 4 सालों में आपको क्या क्या झेलना पड़ा? स्क्रीन पर पूरा लेकर आए जरा सरबजीत जी को। मैम लोगों की मतलब सोच होती है ना, ये वही है जिसने लड़की छेड़ी है,
ये दिल्ली के, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ऑफिस में, वो मजाक में बात करते हैं, बट वो ऐसे कहते हैं भाई मंचल इधर आ, वो दिल्ली के दरिंदे इधर आ। उनके लिए तो मजाक है, उस टाइम मैं भी हंस लेता हूँ कि ठीक है दोस्त है, उनको क्या मैं ही बोलूँ, जो पास्ट था वो चला गया। बट जब एक वर्ड भी कोई भी ऐसा यूज़ करता है ना, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें 4 साल सामने आ जाते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी गलती थी कहाँ। जैसे कानून की बात अभी आप कर रहे थे, अगर कोई लड़की विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस स्कूटी ड्राइव करती है, बाइक चलाती है, वोटेवर कुछ भी चलाती है, पुलिस वाला उसको रोकता है, दो मतलब हंस के बातें करता है, उसको जाने देता है। और लड़का अगर उससे रिक्वेस्ट करता है, माफ़ी मांगता है कि सर आगे से गलती नहीं होगी, मैं जल्दी में निकल आया, बट तुझे तो चालान दे के ही जाना पड़ेगा। जब कानून ही भेदभाव कर रहा है तो लोग तो वैसे भी करेंगे। कानून भेदभाव करता है? बिल्कुल करता है मैम, कानून भेदभाव करता ही करता है। मृदु जी के पास मैं जाऊं और सरबजीत जी से बातचीत आगे बढ़ाऊं, लेकिन क्योंकि कानून की बात चली है तो संदीप जी, कानून भेदभाव करता है और उसका ही नतीजा है कि सरबजीत जैसे नौजवानों की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। संदीप जी, आई थिंक उनका फोन कट चुका है। चलिए, मृदु बाला जी हमारे साथ जुड़ी हुई, मृदु बाला जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है मृदु बाला। मृदु बाला, आपने अब नए जीवन की शुरुआत की है, सरबजीत जी के साथ नए जीवन की शुरुआत की है, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा अंश है, एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा हिस्सा है जो वाकई दुखों से भरा हुआ है। आपने उस हिस्से को कभी ज़रूर उन्होंने शेयर किया होगा आपसे, अभी आपको कैसा लग रहा है? अब सब कुछ बदला है, लेकिन उस दौरान आपने भी ज़रूर वो वीडियो देखा होगा, वो खबर सुनी पढ़ी होगी, उसके बाद अचानक से आज सरबजीत जी से विवाह हो जाना। मैम एक्चुअली स्टार्टिंग वीडियो से ही हुई थी, मेरे पास भी वो वीडियो किसी बेस पे ही आया था कि देखो मृदु, तुम्हारे साथ जो हुआ है एज इट इज़ सेम टू सेम इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, बस केस के कुछ चीज़ें हैं वो अलग हैं। तो मैंने जैसे ही वीडियो देखा तो उस टाइम मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मैंने काफ़ी फील किया कि कितना मतलब सच को सामने आने में कितना वक्त लगता है, पर ऐसा क्यों? सच को सामने आने में इतना वक्त क्यों लगता है? झूठ को ही हमेशा सच क्यों माना जाता है? क्योंकि मैंने भी जो चीज़ फेस करी है उसमें भी मतलब जो मेरा सच था वो भी उसको सामने आने में अभी भी वो सामने नहीं है, अभी भी वो झूठ पे ही माना जा रहा है कि वो सच है। बट मैंने जब इनकी स्टोरी देखी तो मुझे बहुत इनके दर्द को मैंने बहुत नज़दीकी महसूस किया, और उस टाइम में तो मैंने इनको स्टोरी पे मेंशन किया और वहाँ पे मैंने इनको ऐसा ब्रदर लिखा था कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ ब्रदर। और इतनी ही हमारी बात हुई थी क्योंकि मेरी उस टाइम मेरी शादी हुई थी और मतलब मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए, जिसके बाद मतलब मैं काफ़ी, मेरे हस्बैंड की डेथ होगी कोरोना की वजह से, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गई, अब मेरे से हद से बाहर मतलब बर्दाश्त करने से हद पूरी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि एक सपोर्ट होता है वुमेंस के लिए ना, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो ना, बट उसके हस्बैंड अगर उसके साथ हों तो वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब पैसे भी उसके काम मतलब उनकी जगह नहीं ले सकता। एक हस्बैंड की जो एक वैल्यू होती है वो मैंने महसूस करी कि वो जब चले गए तो मैंने जो अपने आप को ऐसा फील किया कि मतलब ऐसा देखा मैंने मैम कि लोग ना आपको किस नज़रिए से देखते हैं जब आपके हस्बैंड का साथ आपके साथ नहीं होता है। मैंने बहुत करीबी से महसूस किया और ऐसी नौबत आ गई थी कि मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं सुसाइड कर लूँगी, देन मैं अपने बच्चों को भी साथ में मार दूँगी। मतलब ये मेरा फाइनल था क्योंकि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था। लेकिन चलिए, अब आपका एक नया जीवन शुरू हो गया है और उस जीवन में लगता है कि ऐसा कोई कष्ट नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है, सरबजीत जी आपके पास आते हुए देखिए, एक चीज़ तो है कि कहते भी हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने हिम्मत और हौसले को बरकरार रखा हुआ है तो कितनी भी बड़ी चुनौती आए आप उसमें विजेता होंगे ही होंगे। बिल्कुल। आपने वही हिम्मत वही हौसला बरकरार रखा। लेकिन क्योंकि बात उन 4 सालों की बार बार हो रही है, इसीलिए मैं चाहूँगी कि कभी ऐसा पल आया, कभी ऐसा क्षण आया जब आपने हार
मानी हो, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे उस दौरान के इंटरव्यूज़ भी सुन रही थी। आपने कहा कि जिन वकीलों से आपने कोशिश की कि वो आपका पक्ष रखें, कई बार वो उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पा रहे थे जैसा आप चाह रहे थे। तो वो कौन कौन से कष्ट थे? मैं चाहती हूँ कि थोड़े समय से आप इस चीज़ को उस समय से कोरिलेट करते हुए तमाम बातों को हमारे सामने रखें। मैम मतलब जो 4 साल निकले हैं इस केस के, उसमें मैंने पहले तो लोगों की क्या सोचा उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर उस चीज़ में इंसान सोचता रहता है ना तो कमज़ोर होता रहता है। दूसरा ये कि मेरी जब जॉब चली गई थी तो गवर्नमेंट लॉयर के लिए मेरे पास हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, अर्निंग नहीं है तो पैसे भी नहीं है लॉयर के लिए। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे गवर्नमेंट लॉयर चाहिए, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, उसके बाद मुझे लॉयर मिल गया। 12 डेट्स हो गई थी, लड़की आई नहीं। तो मैं सर को हर डेट पे कहता था कि सर आज कुछ ऐसा प्रिपेयर करना कि आप जज के सामने रखो, तो जज को मतलब कुछ तो होना आइडिया मिले कि हाँ लड़का बेकसूर है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट मेन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब लड़की वो आई कोर्ट में 13th डेट पे। तो मैंने सर को बोला, मुझे खुशी हुई कि लड़की आई कोर्ट पे, कि अब कुछ क्रॉस होगा और लड़की अपने मुंह से खुद ही सच बोल देगी कि ऐसी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। बट जो गवर्नमेंट लॉयर था ना, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कितने बजे का वाक़या है, लड़के ने आपको क्या क्या बोला। उसने ऐसा कुछ क्रॉस किया ही नहीं कि लड़की कुछ लड़की के मुंह से निकल जाए कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी या कुछ भी। ये चीज़ मेन जो लॉयर था मेरा सपोर्टिव हैंड था मेरा, उसने ही मेरा सारा केस ख़राब कर दिया था। इवन मुझे कोर्ट के अंदर उसने ये बोला कि भाई माफ़ी मांग ले, नहीं तो तुझे 2 से 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपये जुर्माना हो जाएगा। एक सॉरी वर्ड ही तो बोलना है। जब मेरे ही लॉयर ने, जिसको मैं अपना ही समझ रहा था, उसने मुझे ऐसे बोला, तब मैंने उनको सिर्फ छोटी सी स्माइल करी और मैंने कहा जब गलती ही नहीं की तो सॉरी की कोई बात ही नहीं उठती, तो सॉरी मांगनी ही नहीं है, चाहे केस 10 साल और चलता रहे। अब उनको फिर मैंने ऐसे बोला। कितने बार इसका केस पे आप लोगों का मतलब ट्रायल होता रहा, कितने टाइम तक आपको, क्योंकि आप ये बताया है आपने कि केवल एक बार ही जसलीन कौर वहाँ पेश हुई, उसके बाद वो आई ही नहीं एक बार भी। जी। तो कितनी दफ़ा ऐसी प्रक्रिया हुई होगी? मैम मैंने जैसे अभी बताया कि 12 डेट्स निकल चुकी थी, लड़की नहीं आई थी। उनको नोटिस भी इशू हुआ, सम्मन भी इशू हुआ। क्या कहा जाता था हर बार उनकी तरफ से? उनकी तरफ से यही कहते थे कि वो हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा में अभी आना पॉसिबल नहीं है, अभी वो बिजी शेड्यूल चल रहा है उसका। बस यही एक उनको बताते, उनकी तरफ से तर्क मिलता था। उसके पापा आते थे, फादर उसके आते थे, एंड उसके फादर ने भी कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि हमें केस नहीं करना। स्टार्टिंग में ऑनलाइन पेशी हो जाती है, क्या कभी आप लोगों ने कहा कि ऑनलाइन भी आप आके? ये चीज़ भी मैंने उस गवर्नमेंट लॉयर को बोली थी कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी अगर उसकी हाजिरी लगती है, बातचीत होती है, तो वो ट्राई कर लो। बट वो मेरी एक बात सुनता ही नहीं था। वो जब भी होता था उस लड़की के लॉयर के साथ ही बैठा रहता था, बातें करता रहता था बैठ के। या तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो या तो उसके साथ ही मिल गया था, उसकी उस पार्टी के साथ ही मिल गया था। यानी पेचीदगियां बहुत सारी थी जी, पेचीदगियां बहुत सारी थी। और इसीलिए बरखा जी आपके पास अभी आते हुए, क्योंकि जो संघर्ष चल रहा था सरबजीत की जिंदगी में, वो अकेला संघर्ष केवल सरबजीत का नहीं था, वो पूरा का पूरा संघर्ष एक परिवार का संघर्ष था। और ऐसे ही होता है, जब कभी भी किसी लड़के को अगर किसी झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा संघर्ष उस परिवार का हो जाता है। उसके साथ जुड़ने वाली हर बेइज्जती, हर बेईमानी, तमाम चीजें जो है वो एक परिवार के साथ जुड़ जाती हैं। बरखा जी। बिल्कुल लावनी, पूरा परिवार, सिर्फ परिवार नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली भी, सब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लड़का बेगुनाह है और उसकी बेगुनाही साबित आप कहीं नहीं कर सकते। ये जो बिल्कुल कह रहे थे सरबजीत, आपने सुना कि मिल जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लॉयर आपको इस कदर लूटते हैं, सबका कट है। मैं तो बताऊं कि कोर्ट्स का, लॉयर्स का, पुलिस स्टेशन, एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं, ब्लैकमेलिंग के अड्डे हैं। आप जितने मर्जी पैसे दे दीजिए, वो आपको और डराएंगे, जिससे कि आप या तो पैसे दे दीजिए, घुटने टेक दीजिए, या मर जाइए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे तो सैकड़ों लड़के हैं जो मेरे को सुसाइड लेटर दे चुके हैं, जहां पे वो बता चुके हैं। क्या मेरे को आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो लावनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बरखा प्लीज कंटिन्यू करें। बरखा जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है बरखा जी, प्लीज कंटिन्यू करें। आई थिंक बरखा को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। एक बात तो देखिए, इस पूरे के पूरे केस में देखिए, सरबजीत ने शुरू में ही कहा कि कानून भेदभाव करता है। संदीप जी।
देखिए, मैं पूरी बात तो सुन नहीं पाया हूँ सरबजीत की, लेकिन जितनी बात मैं सुना हूँ कि इनके लॉयर इनसे बोल रहे थे कि आप प्ली बार्गेनिंग में माफी मांग लो, गलती मान लो अपनी, और आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा और सजा काट लो। इस तरह की बातें देखिए होती हैं, इस पे मतलब कोई दो राय नहीं है। लॉ में प्रोविजन भी है प्ली बार्गेनिंग का कि जिसमें आप माफी मांगते हो। लेकिन इनकी कमिटमेंट को मैं दाद देता हूं सरबजीत की, कि जब इन्हें पता था, विश्वास था कि मैंने जब कोई गलत ही नहीं किया है तो मैं माफी किस बात की मांगूं। तो यह जो विश्वास होता है यही आपको लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन ये जो 6 साल की लड़ाई है, बड़ी लंबी लड़ाई इनको लड़नी पड़ी है, और सौभाग्य है कि इनको मतलब विजय मिली है। और अभी देखना होगा कहीं स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ अपील में न चली जाए। लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। सरबजीत जी को एक चीज बताइए कि अभी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ये कहे कि भाई महिलाओं के अत्याचार हुआ है और सरबजीत बरी हो गया है, तो इसके खिलाफ हम जाएंगे, ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। ये तो ये होता सब रहा है चीजें भी ना, हमें इसीलिए तो मैंने पूछा, इसीलिए मेरा सवाल ये था कि सरबजीत कानून जी भेदभाव जिंदगी- करता है। उन्होंने इसी का एग्जाम्पल लेके कहा था कि अगर कोई लड़का ट्रैफिक रूल को अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है, लेकिन अगर एक लड़की ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करती है, मुस्कुरा के दो बातें हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। और ये तो छोटे लेवल से शुरू होती कहानी, लेकिन बड़े लेवल तक भी ऐसा ही होता है। और इसीलिए उन्होंने शुरू में कहा कि कानून भेदभाव करता है। मानते हैं संदीप जी? अब कानून जेंडर न्यूट्रल तो नहीं है, इतना तो मैं साफ साफ कहूंगा, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल नहीं है। और बरखा बहन हमारी बैठी हुई है, इस लड़ाई को बड़ी अच्छी तरह से लड़ रही हैं। जेंडर न्यूट्रल नहीं है, मैं स्पष्ट कहूं। आप देखिए रेप के केसेज में क्या होता है, महिलाओं की आइडेंटिटी छुपाई जाती है, लेकिन लड़के के ऊपर जो आरोप लगता है उसके अखबार फोटो में बड़े बड़े छापी जाती है। तो अगर कल को बरी होता है तो जो इज्जत प्रतिष्ठा उसने खोई है उसका क्या हो। अगर महिला की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है तो क्या पुरुष की प्रतिष्ठा? बिल्कुल, यानी फीमेल राइट्स की बात होती है, लेकिन मेल राइट्स की बात क्यों नहीं होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। सरबजीत, आपके पास अभी आते हुए अब क्योंकि हम ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है, आप आज की तारीख में एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं, कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसीलिए हमने ये पूरा का पूरा जो आज का शो रखा है, हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज भी आपकी तरफ से जाए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उस 4 साल के दौर में आपको बहुत सारे लोगों का सामना करना था। एक तरफ आपके ऊपर एक आरोप था, एक टैगलाइन लग चुकी थी, लेकिन उस दौरान आपको अपने रिश्तेदारों का भी सामना करना था, आपको अपने दोस्तों का भी सामना करना था, आपको अपने कलीग्स का भी सामना करना था। आपने कैसे किया वो सब कुछ? क्या होता था आपके साथ, चाहे वो दोस्तों के बीच की बात हो, रिश्तेदारों के बीच की बात हो, या आपके खुद के कलीग्स, क्योंकि आपको कई नौकरियां भी उससे हाथ धोना पड़ा आपको उस दौरान। मैं चाहूंगी इसे भी आप विस्तार से जरूर बताएं। और फिर आप कैसे फेस करते थे फाइनली उस चीज को? मैम, जिससे अच्छी बात होती थी मेरी तो उसको स्माइल करके जवाब देता था, और जो मेरे अगेंस्ट कुछ उल्टा बोलता था तो बस उसके लिए एक ही चीज़ थी, इग्नोर करना। जो मैंने आपको बताया कि अगर लोगों की सोच को आप इग्नोर करना सीख जाओ ना तो आप कुछ भी हासिल कर लोगे ईजिली। साथ देने वाले भी बहुत होते हैं, और साथ उसके अलावा मतलब जलने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं जॉब पे आऊँ तो मैं एक कंपनी में जॉब के लिए गया, वहाँ पे HR जो थी वो फीमेल थी, लड़की। तो इंटरव्यू वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छे लेवल पे गया वो। जब सैलरी की बात आई तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तो आपको 8,000 रुपये दे सकते हैं, 8,000 ओनली। तो मैंने उनको बोला कि मैम जितना आप मुझे सैलरी पे कर रहे हैं ना, इतना मेरी बाइक में पेट्रोल ही लग जाएगा, उससे ज़्यादा का पेट्रोल ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो बस मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने एक्चुअल में उनको हाथ जोड़े, तो थैंक यू बोला, और मैं वहाँ से निकल के आ गया अपने रिज्यूमे लेके। और जब उन्होंने रिज्यूमे में मेरा नाम देखा था तो उन्होंने उसी टाइम गूगल में कुछ सर्च किया, आई थिंक नाम ही सर्च किया, या तो फेस उनको पहचानने में आ रहा होगा। उसके बाद वो स्माइल करके ही मेरे से बात कर रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने मुझे ऑफर ऐसा किया कि 8,000 आपको दे सकते हैं हम। तो क्या ऑप्शन था मैम? मैं मतलब डायरेक्ट मना नहीं करके उन्होंने सैलरी इश्यूज पे लाकर, डायरेक्टली उन्होंने मना नहीं किया, बट उन्होंने सैलरी ऐसी बताई कि मैं खुद ही मना कर दूं। तो ये चीज़ें, ये खाली मेरी बात नहीं है, ये हर उस लड़के की बात है जो ऐसा कुछ फेस करता है। उसके बाद नौकरी तो जाती ही जाती है और फिर मिलती ही नहीं है। कितने आपको इंटरव्यूज देने पड़े उस दौरान? मैं 5 to 6 मैंने कंपनी से इंटरव्यू दिए थे, और किसी में 2 महीने के बाद ही मतलब इतना परेशान हो गया था कि छोड़नी पड़ गई। किसी में 8 महीने मैंने काम करा। परेशान हो गए थे मतलब कैसी परिस्थितियां थी? मैम, लोग बात करते हैं जैसे लंच में बैठे हैं तो सर आपको कैसा लगा वहाँ पे, मतलब ऐसी एक्चुअल में कोई बात हुई थी, आपने उस लड़की को छेड़ा था। कुछ लोग कहते थे यार उसको लिफ्ट ही दे रहा था अगर वो कह रही थी तो
बाकी से जनकपुरी जाने के लिए मैंने ऑफ़र किया उसको, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे। तो मैम हर किसी का हम जवाब दे नहीं सकते उस बात का, कुछ कुछ खामोश रह के भी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो मैंने खामोशी चूज़ करके ना वहाँ से छोड़ना बेटर समझा अपने लिए। पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव उस वक्त इफेक्ट पड़ रहा था। जैसे मैंने कहा कि एक शख्स होता है तो उसके संघर्ष उसके परिवार का भी जुड़ जाता है। माता पिता की परिस्थिति पूरी तरह से, उनकी तबीयत ख़राब होती चली जा रही थी उस दौरान। जी, मेरे पापा को मैम जिस साल में ये केस हुआ था 2015 में, उसी साल अक्टूबर में, अगस्त का केस है और अक्टूबर में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। उनके 2 स्टंट डले हुए हैं हार्ट पे, काफ़ी मेजर हार्ट अटैक था। अगर हम उनको टाइमली हॉस्पिटल ना लेके जाते, क्योंकि डॉक्टर ने क्लियर बोला था कि अगर 10 मिनट में आप लेट होते ना ऑपरेशन में तो उनका बचना मुश्किल था। चलो ठीक है, पापा भगवान की कृपा से बच गए, अब वो मेडिसिन पे हैं। बट मेरी मम्मा, वो उनकी तो अभी तक मेडिसिन चल रही है डिप्रेशन की, क्योंकि हमने कभी मैम कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हुई कि थाने जाना पड़े। और अब 6 साल कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, 4-5 साल कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, वो कोई इजी चीज़ नहीं होती। कोर्ट के बाहर खड़े होना, लोग आपस में बात करना फेस देख के, हमें नहीं पता अच्छी बात कर रहे हैं बुरी बात कर रहे हैं, बट हमारे दिमाग में ये आता है कि बुरी बात ही हो रही है, हमारी बुराई ही कर रहे हैं शायद। फिर भी आपकी मदर, कहते हैं ना, माँ सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ होती है। और मेरे साथ हर डेट पे जाते थे वो। बिल्कुल, उनके लिए विशेष नमन है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डिप्रेशन के बावजूद भी वो लगातार आपके साथ डटी हुई थी। पास पड़ोस का जो माहौल था वो कितना बदल गया था? क्या उस इंसिडेंस के बाद भी माहौल नॉर्मल था, या पास पड़ोस में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही शुरू कर दिया था? मैम बिल्कुल, आस पड़ोस जो होता है ना, वो एक फैमिली की तरह ही होता है। ठीक है, घर अलग अलग होते हैं बट एक फैमिली होती है वो। जो लोग बचपन से देख रहे हैं बढ़ते हुए, वो तो मैम उनको पता है कि इसका नेचर क्या है, क्योंकि उनके घर में भी बेटियां हैं और उनके साथ भी हम खेल के ही बड़े हुए हैं। बचपन में खेलते थे, अब काम सबके अपने अपने अलग हो गए, सब बिजी हो गए हैं। बड़े थोड़े दूर के लोग थे ना, वो दूसरी निगाह से देखते थे, मतलब जैसे देख के मुंह नीचे करके साइड होकर निकल गए, है ना। जब पीछे निकल के पीछे पलट के देखो तो पलट के देखते थे। तो लोगों का ना बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो गया था जो काफ़ी ऑकवर्ड फील करवाता था मुझे। दोस्त मैम, क्योंकि जो कहते हैं ना, मुसीबत में दोस्त सबसे बड़ा सहारा होता है। जी, सहारा थे? जिन्होंने डाउट लगाया ना कि भाई तूने किया है क्या, शायद, या तूने ही किया है क्या ये, मतलब जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, वो आज के टाइम में मेरी लाइफ में नहीं है। और जिन्होंने नहीं लगाया, जिन्होंने गले लगाए मुझे मेरे दुख के टाइम में, और वो मेरे मरते दम तक मेरे साथ ही रहेंगे। उनसे सामना होता है जिन्होंने आपके ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए किए थे, लेकिन अब तो आप बिल्कुल बरी कर दिए गए हैं और ससम्मान बरी किए गए। तो ऐसे में उनका अब क्या रिएक्शन होता है आपके प्रति? उनसे सामना नहीं, वो मेरा सामना नहीं कर सकते मैम आज के टाइम में। जिन्होंने मेरा अगेंस्ट बोला था, तो उनको उस लायक नहीं समझता कि मैं उनका सामना करूं। उनको दूर ही रहने से ज़्यादा बेटर है। नेगेटिविटी को दूर रहने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक जो परिस्थिति है, मृदुबाला जी आपके पास आते हो, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला के एंगल से अगर इस पूरी परिस्थिति को हम देखते समझते हैं, तो हमारे समाज में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक अवधारणा है कि पुरुष ज़्यादा जुल्म ढाते हैं, महिलाओं को जब महिलाएं पुरुष के प्रति नर्म व्यवहार रखती हैं। लेकिन जब ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं तो बतौर महिला, क्योंकि आपने एक नए जीवन की भी शुरुआत कर ली है और ऐसे शख्सियत के साथ आप नए जीवन की शुरुआत कर रही हैं जो वाकई उस कहना चाहिए कि उस काल कोठरी से निकलकर बाहर आए हैं, तो आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, महिला होने का जो गलत फ़ायदा उठाते हैं? मैम देखिए, जब भी कोई महिला इस तरह से करती है ना, तो महिला हो या पुरुष हो, इस टाइप से कोई भी हरकत करता है ना, फर्स्ट ऑल ऑफ के यहाँ पे बात महिला की हो रही है, अगर वो इस टाइप की हरकत करी उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। महिला का तो हर जगह कोई सपोर्ट कर देता है, यार इसके साथ ही हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, सपोर्ट पे बोलते हैं। बट एक जेंट्स के साथ ना ऐसी कोई हरकत हो जाए, ऐसा कोई, तो उसको कभी करेक्शन में नहीं लिया जाता कि वो सही है, हाँ इसी ने किया होगा, ये गलत है। तो ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष को देख के ही हमें किसी चीज़ को सोच समझ के ही बोलना चाहिए। जैसे अब मैं भी छत्तीसगढ़ की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत केसेस आते हैं। तो हार्डली कुछ टाइम पहले केस आया था लड़की का कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। लड़का भी ऐसे ही कह रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि लड़का बार बार ये चीज़ कह रहा था कि मुझे ना प्रेशराइज़ कर रही है वो, कि मुझे इससे शादी करनी है। तो
फिर उसने कहा कि मैम आप सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया कि मैं एक लड़की का पक्ष एकदम से नहीं ले सकती, मुझे दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ डिसीज़न ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सेम यही है कि आप किसी के भी ऊपर एलिगेशन उठा रहे हो, या गवर्नमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी हो, पहले दोनों पक्षों को देखो, समझो, उसके बाद एक्शन लो। अगर इनके साथ एक ही बारी में कंप्लेन फाइल कर दी, एक ही बारी में इतनी सारी चीज़ें होगी, वो गलत था, वैसा नहीं होना चाहिए था। दोनों पक्षों को सामने रखते, तो बातों को सुनते, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो कंप्लेन कर दी, बट फेस तो इनको करना पड़ा। बिल्कुल, फेस सरबजीत को करना पड़ा। मेरे साथ बरखा त्रेहान जी और संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। बरखा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले संदीप जी, ये पूरा जब केस शुरू हुआ था, 4 सालों तक ये केस चलता है, लेकिन इन 4 सालों की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि जब निरंतर जिसने आरोप लगाया है वो बार बार अगर वो पेशी पर नहीं आ रहा है, वो हाजिर नहीं हो रहा है, उनकी उपस्थिति नहीं है, तो कानून के नज़रिए से तो ये बात भी समझनी, जाननी, देखनी चाहिए थी कि जिसने आरोप लगाया है वो मुंह चुरा रहा है, यानी कहीं ना कहीं से दाल में कुछ तो काला था। तो ये इतना लंबा प्रक्रिया को खींच लेना, किसी की लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर देना, क्या ये ठीक था? देखिए, ठीक तो नहीं था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया एक होती है, उसको पालन करना पड़ता है। न्यायाधीशों की मजबूरी है उस सीआरपीसी और क्या रिफॉर्म की जरूरत है सर? मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, क्या रिफॉर्म की जरूरत है? क्योंकि जो आईपीसी हमारी बनी है 1860 की बनी है, जब चिट्ठियां जो है बैलगाड़ियों से जाया करती थी, और आज चिट्ठियां हवाई जहाज से जा रही हैं। आज ईमेल, व्हाट्सएप का जमाना है। तो अभी भी हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, पोस्टल सर्विस को रिलाई किया जाता है कि डाक से जाएगा कोई भी सम्मन के बाद अखबार में छपेगा। अरे भाई, ये सब चीजें, आज का डिजिटल युग है। डिजिटल युग में ये जो 2-3 महीने एक तारीख के बीच में बर्बाद होते हैं आम जनता के, उसको बचाया जा सकता है इन डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करके। और जो आप 4 साल कह रही हैं, इसको 6 महीने तक लाया जा सकता है घटा करके। लेकिन उसके लिए रिफॉर्म करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, और बरखा यही काम कर रही है। बरखा, महिला आयोग है, लेकिन पुरुष आयोग की मांग निरंतर हो रही है, और जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उस आवाज को और बल मिल जाता है। जी बिल्कुल लावनी जी, बिल्कुल पुरुष आयोग तो बनना ही चाहिए, 100% बनना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। इस देश में पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ तक कि कुत्तों के लिए भी मंत्रालय, लेकिन पुरुषों के लिए कोई मंत्रालय नहीं। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब जल्द से जल्द मंत्रालय बने। लेकिन अभी आपने कहा था कोर्ट के रिफॉर्म्स की बात, बिल्कुल कोर्ट के रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। जुडिशरी और पुलिस दोनों रिफॉर्म्स बहुत जल्द होने चाहिए। यहाँ पर एक बात लाना चाहूंगी कि न्याय की प्रक्रिया तो है, हमें पता है कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन मेरे जस्टिस गोगोई, इस देश के जस्टिस साहब, उनको सिर्फ 17 दिन में क्लीन चिट मिल जाती है, और मेरे भाई सरबजीत को 6-6 साल लग जाते हैं, दूसरे भाइयों को 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, न्याय नहीं मिलता। ये दोहरा मापदंड क्यों? पहले तो पुरुष की सुनवाई ही नहीं है, फिर भी सिलेक्टिव है। सलमान खान बच जाता है, सरबजीत को 6 साल कोर्ट के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? अभी हाल में ही निर्भया जैसा केस हुआ, लेकिन उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पे 2 लाल मिर्च के पैकेट डाले गए डंडे से, लड़की के परिवार ने डाले। क्या कोई एक्शन हुआ? उसकी पूरी आंतड़ियां टूट गई। एक भी मीडिया हाउस है जिसने उसके ऊपर सेलेक्टिविज्म, यानी सेलेक्टिविज्म है, और इसीलिए रिफॉर्म की बार बार बात आ रही है। समय की कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन इतना जरूर है, इस कम समय में भी हमने एक बड़ा संदेश सरबजीत के माध्यम से आज देश के सामने रखने की कोशिश की है। सरबजीत, आखिरी मैसेज जल्दी से। लोगों की मदद करो, जैसे मैंने काफ़ी लोगों की मदद करी है। फ़ोन पे बात करके आप किसी के माइंड में सुसाइडल अगर थॉट्स आते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। मुझे प्राउड फील होता है खुद पे कि मैंने 50 से 60 लोगों की जान बचाई है फ़ोन के थ्रू खाली। तो अपने भाइयों का दुख शेयर करो, उनका मन हल्का करो, तो उनकी जान बच सकती है। दुख कम करो, हौसला रखो, हिम्मत रखो, जैसा सरबजीत ने रखा है। सरबजीत जी और मृदु जी, आपको दोनों को नए जीवन के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बरखा जी और संदीप जी, आप लोगों ने बहुत विस्तार से और
कम शब्दों में लेकिन आज बड़े महत्वपूर्ण चीजों को एक बार फिर से देश के सामने रखा है। और देश के सामने हम इस मुद्दे को लाने का उद्देश्य ही यही रख रहे थे कि अगली बार अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 4 उंगली आपकी तरफ भी होती हैं, इसलिए सोचिए समझिएगा। झूठा आरोप लगाकर एक शख्स को ही नहीं फंसाया जाता, बल्कि उसके पूरे के पूरे जीवन को, उसके पूरे परिवार को संघर्ष में ढकेल दिया जाता है। सच होता है, सच देर में आता है, लेकिन देरी इतनी भी नहीं हो जाए कि बहुत कुछ खो जाए। आकलन करिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।